आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 की इस पुस्तक का पाठ 13। पाठ 12 तक हमने पढ़ लिया था। तो पाठ 13 शुरू करने से पहले एक बार ये रिवाइज़ करेंगे कि जो है हमने पिछले पाठ में क्या क्या सीखा। तो पिछले पाठ में हमने नादिर शाह का आक्रमण देखा, औरंगजेब के बारे में हमने पढ़ा, औरंगजेब के शासनकाल के समय में, और ये भी हमने देखा कि उसका शासनकाल कहाँ तक था। और इसके अतिरिक्त जो है उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था, लेकिन लगभग आधा समय वो युद्धों में व्यतीत किया उसने। और मुग़ल वंश के बारे में हमने विस्तार से पिछले पाठ में देखा कि जो है इसका संस्थापक बाबर था और 1526 से 1530 तक उसने शासन किया। हुमायूं 1530 से 40 तक था, फिर बीच में शेरशाह सूरी आया और फिर उसके बाद 1555 से 56 तक वो फिर हुमायूं वापस आया। और फिर उसके बाद अकबर आया 1556 से 1605 ईस्वी तक। फिर जहांगीर आया 1605 में, जो है वो 1627 तक था। फिर उसके बाद शाहजहाँ आया, शाहजहाँ 1628 से 1658 तक आया, मतलब उसने शासन किया था। और फिर उसके बाद औरंगजेब आया 1658 से 1707 तक। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था। और उसके बाद हमने देखा कि मुग़ल साम्राज्य का पतन होने लगा औरंगजेब के बाद, और फिर मराठा राज्य का उदय हुआ। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसे, और फिर आप मुग़ल साम्राज्य को विस्तार से समझ सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे मराठा राज्य का उदय एवं भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। मराठा शक्ति का उदय किसी एक व्यक्ति अथवा विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था, बल्कि इसका आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। औरंगजेब की प्रशासकीय अव्यवस्था के कारण केवल उत्तर भारत में ही नहीं वरन दक्षिण भारत की मुस्लिम रियासतों में भी गहरा असंतोष था। सोई हुई मराठा जाति को रामदास, तुकाराम, श्री एकनाथ जैसे संतों ने एक भाषा, एक ही प्रकार के रीति रिवाज और एक सी जीवन पद्धति की भावना उत्पन्न करके एक सूत्र में बांध दिया। मराठों में राष्ट्रीय भावना का संचार करने के लिए शिवाजी के रूप में मराठों को एक वीर योद्धा तथा नेता मिल गया। शिवाजी ने मराठों को संगठित करके दक्षिण में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, अब शिवाजी के बारे में विस्तार से देखते हैं। 1674 से 1680 तक इन्होंने जो है शासन संभाला था। देखते हैं। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में हुआ। 6 अप्रैल 1627 को सिवनेर के दुर्ग में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले पहले अहमदनगर के निजाम तथा बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे। शिवाजी के पालन पोषण का पूरा दायित्व उनकी माता जीजाबाई पर था। शाहजी ने शिवाजी को अपनी एक जागीर पूरे दे रखी थी। शिवाजी साहसी थे और सोचते थे कि वह दूसरे राजाओं की सेवा क्यों करें, खुद का राज्य क्यों न बना लें। मराठों का अलग राज्य बनाने का उद्देश्य लेकर शिवाजी 18 साल की उम्र में ही सेना इकट्ठी करने लगे। धीरे धीरे अपनी शक्ति संगठित करके एक स्वतंत्र राज्य बनाने के उद्देश्य से शिवाजी ने आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया। उन्होंने पूना के आसपास कई पहाड़ी किलों को जीता, नए दुर्गों का निर्माण भी कराया, जैसे रायगढ़ का दुर्ग। यहाँ देखिए शिवाजी को दर्शाया गया है अपने सैनिकों के साथ। आगे है, शिवाजी को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में दक्षिण के बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों तथा दिल्ली के मुगल बादशाह से संघर्ष करना पड़ा। शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने एक प्रमुख सेनापति अफजल खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा। ठीक है, अफजल खां ने शिवाजी को मारने के लिए चालाकी से उन्हें अपने तंबू में बुलाया। आइए अब आगे की कहानी पढ़ें। ये देखिए आगे की कहानी को एक कॉमिक के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पहले इसे देख लेते हैं। अफजल खां अपने पहरेदारों के साथ पालकी में बैठकर शिवाजी से मिलने चल दिया। यहाँ देखिए जा रहा है ये। और फिर शिवाजी ने कहा था, सेना मत लाना डरपोक कहीं का, ये सोच रहा है। फिर क्या होगा आगे देखते हैं। फिर शिवाजी भी अपने पहरेदारों के साथ अफजल खां से मिलने चल दिए। तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है, ये सोच रहा है, आओ बेटे मुझसे गले मिलो। ठीक है, फिर आगे क्या होता है देखते हैं। अफजल ने शिवाजी को गले लगाया और अपना खंजर शिवाजी को मारने के लिए उठा लिया। अरे ये मुझे मारना चाहता है, शिवाजी सोचा। यहाँ पे देखिए। फिर उसके बाद जो है शिवाजी ने खंजर झपट लिया, हाथ में पहने बघनक से अफजल खां के पेट में खंजर घोंप दिया। यहाँ देखिए दर्शाया गया है। फिर क्या, और इस तरह शिवाजी ने अफजल खां को अपनी चालाकी और साहस से मार डाला। यहाँ इस कॉमिक के रूप में इसको दिया गया है। अब हम इस कहानी को विस्तार से देखते हैं। तो यहाँ पर है कि जो है आगे की कहानी दिया गया है कि शिवाजी को मारने के लिए चालाकी से उसने अपने तंबू में बुलाया था शिवाजी से मिलने के लिए अफजल खां ने। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने
सूबेदार शाइस्ता खां को भेजा। शिवाजी ने उसे भी परास्त कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने जय सिंह को शिवाजी के पास भेजा। जय सिंह के समझाने बुझाने पर औरंगजेब से संधि करने के लिए शिवाजी औरंगजेब के दरबार में गए। वहाँ शिवाजी के स्वतंत्र व्यवहार से वह असंतुष्ट हो गया और उसने शिवाजी को कैद कर लिया। शिवाजी औरंगजेब की इस कैद से एक योजना बनाकर निकल गए। इसके बाद उन्होंने 1670 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण करके बहुत सी संपत्ति इकट्ठी कर ली। शिवाजी का रायगढ़ में एक पंडित गंगा भट्ट के द्वारा विधिवत राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया? पंडित गंगा भट्ट ने, ठीक है। और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। तो जब रायगढ़ में शिवाजी का जो है राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में। तो यहाँ पर जब उनका पंडित गंगा भट्ट ने राज्याभिषेक किया तो उन्होंने उपाधि धारण की छत्रपति की, है ना। शिवाजी का राज्य उत्तर में रामनगर, सूरत में स्थित है ये जगह। रामनगर से लेकर दक्षिण में कारवार तक समुद्र तट के किनारे किनारे फैला हुआ था। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। आगे हम जो है इनके साम्राज्य को चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। अभी शिवाजी का शासन प्रबंध समझते हैं कैसे था, कैसे वो शासन करते थे। शिवाजी एक कुशल सैनिक, योग्य सेनापति तथा लोकप्रिय शासक थे। शिवाजी ने अपनी योग्यता के आधार पर मराठों को संगठित किया तथा दक्षिण की राजनीतिक सोच के चलते पृथक मराठा राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने अपने राज्य की व्यवस्था के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए। इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, ठीक है। शिवाजी ने जो 8 मंत्री नियुक्त किए थे वो अष्टप्रधान थे और ये इन सभी के जो है पद नाम यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहला जो था प्रमुख पद वो पेशवा का होता था, जिसे प्रधानमंत्री कहते थे। अमात्य मजूमदार को मंत्री, फिर सचिव, फिर सुमंत, दबीर, फिर उसके बाद सेनापति, पंडित राव, फिर न्यायाधीश, ठीक है। ये पद थे अष्टप्रधान के। आगे है प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था। पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण, अष्टप्रधान में पेशवा का पद जो है वो महत्वपूर्ण होता था। वित्त व्यवस्था व सामान्य प्रशासन पेशवा ही देखता था। साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए शिवाजी ने एक नियमित और अस्थायी अनुशासित सेना की व्यवस्था की। उन्हें नगद वेतन दिया जाता था। उन्होंने एक बड़ा जहाजी बेड़ा भी बनाया। मराठा राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने अपने राज्य के पड़ोस के मुगल क्षेत्रों से ये आय का चौथा हिस्सा होता था और सरदेशमुखी आय का 10वां हिस्सा, ये दोनों कर जो है वसूलना प्रारंभ किया। शिवाजी ने अपने राज्य के जो हिस्से थे उससे अलग, जो पड़ोस के मुगल क्षेत्र थे उससे जो है चौथ और सरदेशमुखी, ये 2 कर जो है वसूलने स्टार्ट किए। आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये मराठों का साम्राज्य दर्शाया गया है चित्र में और ये शिवाजी का जो है ग्रे कलर से जो है यहाँ पर आप भली भांति देख सकते हैं शिवाजी के साम्राज्य को। यहाँ ये जो किनारे किनारे फैला हुआ है ये भी है थोड़ा थोड़ा, ये सब दर्शाया गया है, ठीक है। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण कर धन लूटा। जैसे शिवाजी की बात हो रही है, उनके शासन प्रबंध की बात हो रही है, ठीक है। मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण कर धन लूटा। जैसे सूरत बंदरगाह पर शिवाजी ने मराठा जाति को एकता के सूत्र में बांधकर मराठा राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। शिवाजी के साथ स्थापित राज्य लंबे समय तक नहीं टिका रह सका। 18वीं सदी में मराठे भारत की एक प्रमुख शक्ति बने रहे। शिवाजी के उत्तराधिकारी अब इन्हीं के समय कमज़ोर हो गया। फिर देखते हैं इन्होंने कैसे शासन किया शिवाजी के उत्तराधिकारियों ने। शिवाजी ने अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में पेशवा यानी प्रधानमंत्री को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। शिवाजी के अष्टप्रधान में शिवाजी के पौत्र साहू ने एक ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। साहू अकर्मण्य शासक था, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी योग्यता एवं कुशलता से मराठा शासन को सुदृढ़ बनाया। उसने मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला से दक्षिण इलाकों से चौथ व सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। उसने इन इलाकों पर पुनः अधिकार किया जिन पर मुगलों का अधिकार हो गया था। सैनिक और आर्थिक दृष्टि से मराठों ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया और अब वे मुगल सेना का सामना भली भांति कर सकते थे। मुगल बादशाह औरंगजेब को मराठों ने लगातार गोरिल्ला तथा छापामार युद्धों में व्यस्त रखा। अब ये छापामार युद्ध क्या है उसको देखते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेना की छोटी टुकड़ी जिसमें सैनिकों की संख्या कम होती थी, ये शत्रु से आमने सामने युद्ध न करके पहाड़ियों व जंगलों में छिपकर उन पर पीछे से हमला करके भाग जाते थे। इस प्रणाली को छापामार युद्ध प्रणाली कहते थे। शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। इसे गोरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहते थे, ठीक है। आगे है मराठा संगठन।
देखते हैं क्या है। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। इस प्रकार पेशवा पद के वंशानुगत होने की परंपरा प्रारंभ हुई। बाजीराव प्रथम एक कुशल सेनापति, महत्वाकांक्षी तथा उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था। उसने मालवा एवं गुजरात पर आधिपत्य स्थापित करके मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। ये किसकी बात हो रही है? बाजीराव प्रथम की। ठीक है, अब आगे है। बाजीराव प्रथम ने इनको अपने अपने क्षेत्रों में संपूर्ण स्वतंत्रता दी। वे अपने अपने क्षेत्रों में अपने अनुसार कर लगाने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन उन्हें एक निश्चित रकम पेशवा को भेंट करनी पड़ती थी। इन मराठा सरदारों को पेशवा के अधीन रहकर कार्य करना होता था और समय पड़ने पर पेशवा के नेतृत्व में सैनिक अभियानों में जाना पड़ता था। इस प्रकार मराठा सरदारों का यह समूह मराठा संगठन कहलाया, जिसका मुखिया पेशवा था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। उसने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बीजापुर तथा औरंगाबाद के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दक्षिण में मराठों का दबदबा बढ़ गया। राजपूत, जाट, रोहेल, अफगान भी मराठों की शक्ति से आतंकित हो गए थे। आगे है। अब देखिए, ये चूँकि जो है पानीपत का तीसरा युद्ध अब लड़ा जाएगा मराठों के साथ, तो ये जो है दिया गया है एक पिछले पढ़े हुए पाठ जो आपने पढ़े हैं उसको एक रिवाइज करने के लिए यहाँ किताब में दिया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में, ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है। अब इसके परिणाम क्या हुए थे ये भी आप पढ़ चुके हैं, तो आप इसे अगर आप पढ़े हैं, पिछला वीडियो देखें तो आप कमेंट कीजिए, आपका भी जो है आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध। मराठों ने पंजाब पर भी आक्रमण कर उसे जीत लिया, जिस पर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का अधिकार था। अब्दाली ने रुहेले अफगानों की सहायता से पंजाब पर पुनः अधिकार करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, जहां सन 1761 में पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। मराठों को जाट, राजपूत एवं सिख सरदारों का सहयोग नहीं मिला और अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। अहमद शाह अब्दाली की जीत का एक कारण ऊँटों पर रखी घूमने वाली तोपें भी थीं, जिन्होंने मराठों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो जो है पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? 1761 में हुआ। यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। यह अफगान शासक था और इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। ठीक है। पानीपत का युद्ध मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि पंजाब के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली का भारत आगमन हुआ। इस युद्ध में पहली बार मराठों ने छापामार युद्ध पद्धति के स्थान पर खुले रूप में मैदान में युद्ध के तरीकों को अपनाया, जिसके वे अभ्यस्त नहीं थे। अतः युद्ध में उच्च कोटि के मराठे सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मराठों के पतन से अंग्रेजों को भी साम्राज्य विस्तार का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो ये था जो है मराठों की पतन का कारण यहाँ पर दिया गया है। अब आगे है 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति कैसी थी, देखते हैं। 18वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के विभिन्न भागों में देशी और विदेशी शक्तियों के अनेक छोटे बड़े राज्य स्थापित होने लगे थे। बंगाल, अवध और दक्षिण आदि प्रदेशों ने भी अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी और भारत के उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे। सन 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने कमजोर मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था, ये हमने पीछे पार्ट में भी पढ़ा था। और सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मराठों के अस्तित्व को लगभग समाप्त ही कर दिया। इस समय कोई एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो विशाल भारत को एकजुट रख सकती। मुगलों के पतन, मराठों की हार तथा छोटे छोटे राज्यों के आपस की लड़ाई ने यूरोपीय कंपनियों को शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ बना दिया। विदेशी व्यापारी कंपनियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, किस मुगल शासक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दी थी? तो ये हमने पीछे पार्ट में पढ़ा। सबसे पहले जहांगीर ने किया था ये। आप उस पार्ट में देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इस समय तक कौन कौन सी विदेशी कंपनियां भारत आ चुकी थी, इसको भी पीछे वीडियोस में बताया गया है कौन कौन सी कंपनी आई थी, और इसको आप कक्षा 8 की हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जिस समय यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन जोर पकड़ रहा था, भारतीय समाज लोकवाद और भक्तिवाद के गहरे सागर में डूबा हुआ था। वह दूसरे देशों में हो रहे विकासों को नज़रअंदाज कर रहा था। मुगल सम्राट एवं उच्च वर्ग करोड़ों रुपए ऐश्वर्य सामग्री बनाने व जुटाने में खर्च कर देते थे। उन्होंने घरेलू औद्योगिक व्यापार को सुदृढ़ बनाने की बजाय विदेशों से भोग विलास की वस्तुएं मंगवाना उचित समझा। जहाँ यूरोप में किताबें मुद्रणालय में छपती थीं, भारत में किताबें अभी तक हाथों से लिखी जाती थीं।
जिसका उदाहरण हमें बाबरनामा एवं अकबरनामा जैसी हस्तलिखित पुस्तकों से मिलता है। ठीक है, तो यूरोप तो बहुत आगे निकल गया था, वहाँ किताबें छपने लगी थी और भारत में अभी भी हाथों से किताबें लिखी जाती थी। उधर यूरोप में जहाँ प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा था तथा लड़ाई के नए नए हथियार, बंदूक, हल्की तोपें आदि का निर्माण हो रहा था, भारतीय अभी भी पैदल सेना, हाथी, तलवार, भालों तथा भारी भरकम तोपों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये सब कारण थे भारतीयों के पिछड़ने के। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुद्रणालय में किताब छापते हुए यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, प्रिंटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 16वीं शताब्दी तक इस तरह के यंत्र यूरोप में बन चुके थे, जिसके आधार पर यूरोपीय नाविक देश विदेश की यात्रा करने में सफल रहे थे। इस तरह के यंत्रों के बारे में हम कक्षा 8 की पुस्तक के पार्ट 1 में हम बता चुके हैं। आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हिस्ट्री क्लास 8 की इतिहास। आगे है, यद्यपि 18वीं शताब्दी में भारत में व्यापार और वस्तु निर्माण का विस्तार होता रहा, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा ही रहा। उदाहरण के लिए माल का ज़्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पर ही किया जाता रहा, मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और कारीगर सरल से सरल औजारों से ही कार्य करते रहे। नतीजा यह हुआ कि कोई भी कारीगर चाहे कितना ही कुशल क्यों न रहा हो, उसकी उत्पादक क्षमता निम्न कोटि की ही रही। पश्चिम की तरह यहाँ के कारीगर तरक्की करके व्यापारी और उद्यमी नहीं बन सके। इसके अलावा दुनिया में यूरोपीय नाविक नए नए देशों की खोज कर रहे थे तथा भारत में विदेशी यात्री व विदेशी व्यापारी आ रहे थे। शक्तिशाली मुगल भारतीय नौसेना को सुदृढ़ बनाने के बजाय यूरोपीय जहाज़ों पर निर्भर रहे। उधर यूरोपीय देशों ने शक्तिशाली नौसेना तथा सुसंगठित व्यापारी बेड़े के कारण भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए तथा इसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। कारखाने में तोप का निर्माण यहाँ हो रहा है, यूरोपीय सैनिकों द्वारा यहाँ बंदूक का इस्तेमाल हो रहा है। कारखाने में काम करते हुए लोग और यहाँ जो है विदेशी सुसंगठित व्यापारी बेड़े को दर्शाया गया है। तो भारत यहाँ से पिछड़ता चला गया और अंग्रेज आते चले गए, तो उसके बारे में दर्शाया गया है। आगे देखते हैं, मुगलों ने विदेशी व्यापार के महत्व को समझ लिया था। इस कारण उन्होंने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को संरक्षण व प्रोत्साहन प्रदान किया। राष्ट्र के आर्थिक विकास में वे नौसेना के महत्व को नहीं समझ सके। इस कारण भारतीय व्यापारी एवं निर्माता शक्तिशाली नौसेना तथा सुसंगठित व्यापारी बेड़े के अभाव में विदेशों से होने वाले व्यापार के मुनाफे का अधिक लाभ नहीं उठा सके। इस प्रकार विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भारत अन्य देशों से पिछड़ता गया। मुगल शासक वर्ग ने उन्हीं बातों में दिलचस्पी रखी जो उनके तात्कालिक महत्व तथा विलास की थी। भविष्य को निर्धारित करने वाली बातों के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी। इसके दूरगामी परिणाम हुए और भारत आने वाले 200 वर्षों तक विदेशी ताकतों की जंजीरों में जकड़ा रहा। यहाँ देखिए सूत काटने के कारखाने को दर्शाया गया है, कैसे काम करते थे। आगे है, यहाँ पर कुछ शब्दावली दी गई है। चौथ, मुगल राज्य को दिए जाने वाले कुल लगान का 1/4 भाग जिसको मराठे जो है अतिरिक्त कर के रूप में वसूलते थे। बाहर के जो मराठा के बाहर के जो क्षेत्र आते थे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, उससे वसूलते थे। और फिर सरदेशमुखी संपूर्ण आय का 10वां भाग जिसको मराठे सारे क्षेत्र से वसूलते थे। और फिर अष्टप्रधान, ये 8 मंत्रियों की एक समिति थी जो शासन कार्यों में मराठा शासक को सलाह देने का कार्य करती थी। तो ये था पाठ 13, जिसमें हमने जो है मराठों के बारे में और यूरोपीय शक्तियों का आगमन कैसे हुआ भारत में, इन सब के बारे में क्यों हुआ, ये हमने देखा। कैसे कमज़ोर होता गया भारत, टुकड़ों में बढ़ता गया और इसका जो है फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और वो यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आने लगी। आगे हम लेकर आएंगे अगले भाग में, अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे पाठ 14, जिसमें हम जानेंगे मुगलकालीन समाज और संस्कृति कैसी थी। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से किलों का निर्माण और कौन कौन से स्थापत्य कला का निर्माण में उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण करवाया मुगलों ने, और उनके समय में चित्रकारी कैसी थी ये भी हम देखेंगे। और बहुत कुछ उनके समय का साहित्य भी जानेंगे, संगीत, यातायात, व्यापार मुगलों के समय कैसे होता था, इन सब के बारे में हम देखेंगे।